नमस्कार, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिनकी कहानी हर उस शख्स को प्रेरणा देगी जो शून्य से शिखर तक का सफर तय करने का सपना देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ चाय की छोटी सी दुकान और दूसरी तरफ आज वह अपने क्षेत्र के सबसे बड़े गल्ला व्यवसायी हैं, जिनके नाम के बिना कृषि और व्यापार की बातें अधूरी हैं। इतना ही नहीं, वह सक्रिय राजनीति और समाज सेवा से लोगों का जीवन बेहतर बनाने में भी लगे हुए हैं। आज हमारे मेहमान हैं हमारे बड़े भाई श्री राकेश मद्धेसिया जी। एक ऐसा नाम जो दृढ़ संकल्प, व्यवसायिक कुशलता और सामाजिक समर्थता का पर्याय है। हम जानेंगे कि चाय की एक छोटी सी दुकान से लेकर के गल्ले के एक बड़े व्यवसाय तक का उनका सफ़र कैसा रहा है। राकेश जी, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तहसीन जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम गांव की गूंज के सभी दर्शकों का, और विशेषतः आपको साधुवाद तहसीन जी कि अपने प्रथम एपिसोड के लिए मुझे आपने चुना। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, और चूंकि यह पहला एपिसोड है तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ और सावधान भी हूँ कि जो कुछ भी हो एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ हो। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि आप समाज में बहुत सारी भूमिकाएं इस समय निभा रहे हैं। एक व्यापारी के तौर पर, एक समाजसेवी के भी तौर पर देखें, दूसरा अपने एक मित्र राजकमल मद्धेसिया जी को भी आप, अगर मैं कहूँ तो नेतृत्व देने का भी आपने उनको काम किया है। यानी कि मैं एक प्रकार से कहूँ कि एक नेता की भी आपने भूमिका निभाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन सारी भूमिकाओं में खुद को सबसे पहले आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं एक व्यवसायी हूँ। जाति से और कर्म से दोनों से मैं व्यापारी हूँ। समाज सेवा मेरा पैशन है। लोगों की समस्याओं से रूबरू होना एवं यथासंभव उन समस्याओं को निराकरण करना, हल करना, ये मेरा स्वभाव है। रह गई बात वर्तमान प्रधान एवं मेरे परम मित्र राजकमल जी, चूँकि राजनीति में सक्रिय हैं और प्रधान भी हैं, तो उनको नेतृत्व देने का काम तो मैं नहीं करता या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी अड़चने या सामाजिक तौर पे, ग्रामीण स्तर पे या अन्य जिस भी स्तर पे कहीं आवश्यकता उनको हमें समझ में आती है तो हमसे राय मशवरा करते हैं, और उसको मैं संभव पास करने का प्रयास करता हूँ। एक अच्छे मित्र की यह निशानी भी है कि अगर मित्र कहीं भी हो उसका सहयोग करना आवश्यक होता है। सही है। जब भी मैं आपके व्यापारिक वर्तमान साम्राज्य को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि आपकी व्यावसायिक शुरुआत एक चाय की छोटी सी दुकान से हुई थी। वो दौर कैसा था आपका? बहुत विषम परिस्थितियों का वो दौर था, आर्थिक परेशानियों का दौर था, समस्याएं जटिल थीं, झंझावात से झेलते हुए मेरे पिताजी एक चाय सी छोटी सी दुकान किए थे, जिसमें बमुश्किल 500 या 1000 रुपए की कुल जमा पूंजी रही होगी। और उन्हीं दुकान पे हम लोग पिताजी का सहयोग करते थे, दोनों भाई, और यह कठिन समय को अच्छे समय में बदलने का प्रयास कर रहे थे।
कठिन समय में कठिन मेहनत करके समय को बदल के हम लोगों ने अच्छे समय को प्राप्त किया। वह एक दौर था जो कह सकते हैं दौर तो बुरा था लेकिन बहुत कुछ सीख दे गया, और उस सीख से हम लोगों ने अपने आप को मजबूत किया, चीज़ों को समझा और बहुत सारी चीज़ों को समझ के उनको परिवर्तित करके व्यवहार में लाके आज इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे। इसीलिए देखिए पॉडकास्ट करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि एक छोटी सी शुरुआत करके व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए हम लोग संदेश देने के लिए ही विशेषतः इसको शुरू किया गया है कि लोग प्रेरणा लें। आज का युवा बिल्कुल मैं कहूँगा कि भ्रमित हो गया है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी एक शुरुआत की जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, लोग समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच मैं जानना चाहूँगा कि उस दौर में आपका सपना क्या था, और फिर जो गल्ले का व्यवसाय आपने शुरू किया और इस ऊंचाई तक लेके आए कि पूरे क्षेत्र में लोग आज एक नाम लेते हैं, वो विचार कहाँ से आया? देखिए, जहाँ मेरी चाय की दुकान थी वह रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे थी, और रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे एक गल्ले की मंडी लगती थी। वहाँ इस क्षेत्र के किसान व्यापारी अपना अनाज बेचने आते थे, और अन्य प्रदेशों से जैसे बिहार या अन्य बंगाल अन्य प्रदेशों से आके व्यापारी यहाँ से अनाज खरीद के ले जाते थे। उस समय मेरे मन में यह विचार था कि यह बहुत ही उर्वरक भूमि है और यहाँ प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा होता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अच्छे जगह या अच्छे बाजार न मिलने से यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी अच्छे पोजीशन पर नहीं जा पाते हैं। यह विचार मेरे मन में बहुत छोटे पर से था, और मैं देखता था तो यह चलता भी था कि कोई इसी व्यवसाय में मुझे जाके कुछ अलग करना है, अलग करके यहाँ के स्तर को बढ़ाना है। गल्ला की मंडी तो टूट गई, लेकिन यह है कि आज आपको बता दें पूरे जिले की लगभग 40% मिलें हमारे कप्तानगंज तहसील में कार्यरत हैं। अच्छा। जबकि 7 तहसीलें हैं। 7 तहसीलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरे जिले की 40% मिलें होना एक गर्व का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जनपद में हमारा तहसील और ब्लॉक गल्ला के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध है। आज यहाँ पे बहुत सारे व्यवसायी गल्ले से जुड़े हुए हैं जो देश से बाहर, प्रदेश से बाहर व्यापार करते हैं और आर्थिक समृद्धि का दरवाजा खोलते हैं। किसी भी स्थान का विकास तभी संभव है तहसीन जी जब वहाँ पे व्यापारिक गतिविधि संचालित होती है। बिना व्यापारिक गतिविधि संचालित होने से वहाँ समृद्धि आती है जी, आर्थिक चेतना आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रोजगार का अवसर भी मिलता है। और निसंदेह आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए बिल्कुल कि हमारे तहसील में लगभग बिहार से सैकड़ों मजदूर आके अन्य अन्य मिलों पे कार्य करते हैं। हमारे लोकल के भी मजदूर वहाँ पे रह के काम करते हैं और एक रोजगार का अवसर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे तहसील के लिए। आपको जिला स्तर का एक पुरस्कार भी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मिला था। वो किस क्षेत्र का पुरस्कार था? ये फूड प्रोसेसिंग, मेरा जो राइस मिल का काम है वह फूड प्रोसेसिंग का काम है। जी जी। जिसके क्षेत्र में मैं जिले से चयनित हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके प्रतिनिधि
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मैं सम्मानित किया गया हूँ, जी। जिसकी प्रति मेरे ऑफिस में है भी। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपकी फोटो फेसबुक पर चलते चलाते देखा था, जी। तो चीज़ मुझे याद थी कि आप पुरस्कृत भी हुए थे जिला स्तर पर इस कार्य के हाँ, लिए। ये सही है कि खैर, इस व्यापार में आपने कदम रखा और फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ आप पीछे मुड़ करके नहीं देखे। लेकिन इसकी पहली सीढ़ी, पहली शुरुआत क्या थी? देखिए, चुनौतियां हर क्षेत्र में होती हैं जी। आप किसी चुनौती को देखते कैसे हैं, किसी समस्याओं को समझते कैसे हैं और उसको सुलझाने का प्रयास किस ढंग से करते हैं। जी। पूंजी विहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, लेकिन था केवल एक जज्बा, ऊर्जा, बिल्कुल बिल्कुल। और एक उमंग था, एक उत्साह था, साहस था कि मैं ये कर लूंगा। ये मेरा अभिमान कह लीजिए या स्वाभिमान कह लीजिए। मुझे सनक थी कि मुझे कुछ करना है। जो क्षेत्र है गल्ले का, उसी क्षेत्र में मुझे करना था। क्योंकि बचपन से मैं गल्ले का जो मंडी लगता था वहाँ पे मैं आता जाता था, तो कुछ तो मुझे बेसिक नॉलेज था कि कैसे होता है व्यापार, खरीद कैसे होती है, बिक्री कैसे होती है, बीच का मुनाफा कैसे होता है, चीजें बनती कैसे हैं, प्रोसेसिंग क्या है, और उसकी ब्रांडिंग और कस्टमाइज कैसे किया जाता है। तो इन सब बेसिक चीजों का तो ज्ञान था, लेकिन अर्थ से विहीन थे। लेकिन जज्बे के साथ ये था कि मुझे ये करना है। तो मैं गल्ले के क्षेत्र में मात्र 3500 रुपए की पूंजी से काम शुरू किया। 3500 रुपए सन 1998 में जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ भी रहा था और साथ में व्यवसाय भी शुरू किया। इस व्यवसाय का जोखिम क्या है? कई लोगों से मैंने सुना है कि बड़ा जोखिम है, खतरा है, और शायद इसीलिए छोटे स्तर पे लोग तो नहीं मौजूद हैं अपने क्षेत्र में, जो है सब बड़े स्तर पे हैं। तो क्या छोटी पूंजी के साथ आना खतरा है क्या? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हर व्यापार या हर क्षेत्र अपडेशन मांगता है। एक समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, सन 98-95 से लेकर 2000-2003-05 के बीच की बात है। उस समय लगभग यहाँ सैकड़ों मिलें कार्यरत थी, छोटी मिलें कार्यरत थी। लेकिन वो लोग सीमित सोच के लोग रहे। अच्छा। कभी अपने व्यवसाय को अपडेट करने का प्रयास नहीं किया, बस लकीर समय के साथ चलने का प्रयास नहीं किया, लकीर की फकीर बनने का ही बने रह गए। और कोई भी चीज, चाहे वो सिस्टम हो, व्यापार हो या शरीर हो, परिवार हो, हर जगह आपको अपडेशन लानी पड़ेगी। जीतना तो समय के साथ चलना ही होगा। समय के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप पार पा पाएंगे। तो वर्तमान में आप छोटे व्यापारियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खास करके गल्ला के व्यवसाय में? छोटे व्यापारियों के लिए तो भाई है क्या, सीधे तौर पे वो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें और प्रयास करें कि जो चेंजिंग हो रही है उसके साथ चलें। अभी पहले की जो मिलें थी वो मैन पावर पे डिपेंडेंट थी, अब मशीनरी युक्त हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैन पावर कम करके मशीनों के द्वारा होती है। तो मशीनें जितनी काम कर सकती हैं उतनी मैन पावर नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल, और मैन पावर में खर्च भी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को, अपने बिजनेस को ऑटो मोड में ले जाइए। ऑटो मोड में ले जाके भरसक प्रयास करिए कि मिनिमम इनपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। तो अगर हम लोग मैक्सिमम मशीनीकरण करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी? नहीं, ये बात सही है, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैन पावर की जितनी जरूरत है उस हिसाब से तो ऑपरेटर कम लगेंगे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी भी सुधार होगी और मशीनों के साथ चलना हमारी मजबूरी भी है। ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि मशीनी युग है
तो जैसा कि हम लोगों ने कहा भी कि समय के साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। जी जी। लेकिन भविष्य में हमको लगता है कि बेरोजगारी के हिसाब से एक बैलेंस चाहिए कि थोड़ा सा रोजगार सृजन भी हो और मशीनीकरण भी हो। इस पर आपकी राय क्या है? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे ऐसे नए नए क्षेत्रों का सृजन हुआ है जहाँ पे अपरिमित संभावनाएं हैं। व्यवसाय के लिए व्यवसाय कर सकता है आदमी, रोजगार परक बन सकता है, रोजगार दे सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है। उसके लिए मशीनों का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। यह है कि नई नई तकनीकी के साथ बहुत सारे ऐसी रोजगार सृजन हुए हैं जो इस समय लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं। तो लोगों को भी मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर जाना ही श्रेयस्कर है। सही चीज यही है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही चलें और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इतनी व्यस्तता है और आपका जहाँ तक व्यवसाय है वो अति व्यस्तता वाला व्यवसाय है, खास करके सीजन के समय में। फिर भी आपने सामाजिक कार्यों में और थोड़ा बहुत राजनीति में अपनी सक्रियता बना रखी है। तो जब इतनी व्यस्तता है तो फिर सामाजिक कार्यों में सक्रियता का फैसला आपने क्यों लिया? इसका कुछ मोटिवेशन क्या रहा आपके जीवन में? देखिए तहसीन जी, मैं स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। कहीं मैंने पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा 1 मिनट का समय नहीं मिलता है। सबको 24 घंटे का ही समय मिलता है और 1 घंटे में 60 मिनट का ही समय मिलता है। समय का संयोजन और प्रबंधन जो कर लेगा निसंदेह वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार भी है मेरा प्रथम पैशन है मेरा व्यापार, और व्यापार से बहुत कुछ निर्भर है मेरे ऊपर। लेकिन समाज सेवा एक सनक है जिसको मैं करता ही करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों के बीच रहने का सौभाग्य मिलता है, लोगों को सुनता हूँ, समझता हूँ, यथासंभव जहाँ तक हो सकता है उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास करता हूँ। तो सामाजिक कार्यों में ऐसा कौन सा कार्य था जिससे सबसे ज्यादा संतुष्टि आपको मिली? कोरोना का वह काल जब गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे तहसीन जी, मैं उन मध्यम वर्गीय लोगों के पास गया था जो न किसी से कह पा रहे थे और न किसी से ले पा रहे थे, और उनकी व्यथा, उनकी समस्या उनकी आंखों से झलकती थी, जुबान पे आ नहीं पाता था। और उस व्यथा को मैंने महसूस किया, और विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 50 घर में ऐसे घर चिन्हित हैं, मैं जानता हूं, जहां मैं स्वयं रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद पैकेट पहुंचाता था। और वह कितनी बड़ी, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उस समय सोशल मीडिया में अक्सर पैकेट देते हुए लोग फोटो खींच के डालते थे। हाँ, इस बात का मैं भी विरोध करता हूँ। और अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो प्रदर्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए आप कर रहे हैं वो तो देख रहा है, कोई तो है जो आपको जज कर रहा है। और इन चीजों को आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुष्प अपना गंध स्वयं फैलाएगा, उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम महको, या उसमें इत्र डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। कोरोना काल का वह दुर्दिन, वह समय जब फैक्ट्रियों पे ताले लटके हुए थे, लोगों की रोजगार की समस्याएं बढ़ी हुई थी, दिन दिहाड़ी करने वाला मजदूर आदमी, दिहाड़ी करने वाले आम मध्यवर्गीय लोग
बहुत सारी नौकरियां खत्म हो चुकी थी, जो खाने के लाले पड़े हुए थे। उस समय हम लोगों ने यथासंभव बहुत बहुत मेहनत किया था और बहुत बार पैकेट बनवाया, और वह कार्य मेरे जीवन में सर्वाधिक संतुष्ट करने वाला समय था। नहीं, वो फेज ऐसा था कि हम लोगों से ईश्वर कृपा से तो हम लोग के सामने ऐसी समस्या नहीं थी, और हम लोगों से भी जो संभव हो पाया उस दौर में अगल बगल के कुछ रिश्तेदारों को भी हम लोगों ने भी हेल्प किया। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि फोटोबाजी, ये अच्छी बात नहीं है। संतुष्टि वही है सच्ची संतुष्टि की आपने किसी को दिया और किसी को पता नहीं चला, ये सबसे बड़ी बात थी उस दौर। हाँ हाँ बिल्कुल, दाहिने हाथ को दीजिए तो बाएं हाथ को पता न चला। नहीं चलना चाहिए। क्या कभी आप सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगे भविष्य में? अभी तो ये तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। नहीं, सक्रियता उतनी राजनीतिक तो नहीं है, सहयोगात्मक ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे जहन में है कि क्या भविष्य में संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, राजनीतिक चेतना के बिना व्यक्ति अपने उन सारे योजनाओं पे कार्य नहीं कर पाएगा जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जो दम तोड़ देती हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में हैं, हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास चीजें नहीं है। हाँ, रह गई राजनीतिक सक्रियता तो नहीं है, सामाजिक सक्रियता है, लेकिन अगर हमारे टीम के लोगों का और जो भी जनता जनार्दन है, अगर उनका सहयोग मिलेगा तो सक्रिय राजनीति में निश्चित भूमिका निभाई जाएगी। चलिए, अभी तो भविष्य की बात है जी, भविष्य में देखा जाएगा। एक फेज बड़ा दुखदाई रहा आपके जीवन में, और वो मेरे लिए भी एक दुखदाई पल है जब आपके भाई को कैंसर हो गया और आगे चल के तमाम इलाज के बाद भी बच नहीं पाए। वो फेज आप कैसा महसूस करते हैं इस चीज़ को? देखिए, वह बहुत ही काला अध्याय है मेरे जीवन का और बहुत ही कष्टकारी और अपूर्णीय क्षत वाला समय था। एक ऐसे रोग से हमारे छोटे भाई की मृत्यु हुई जो निसंदेह अभी भी जागरूकता के अभाव में, इलाज के अभाव में, या इसके विषय में पूर्ण रूप से जो दवा होनी चाहिए उसके अभाव में उसकी मृत्यु हुई। और यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा क्षति है। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे था, उसका रीजन क्या था, ताकि लोग समझें, जानें कि वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर कोशिकाओं का अनियंत्रित हो जाना ही कैंसर कहलाता है। उसको मौत कैंसर हुआ था। वो संभवतः चोरी छुपे ये धूम्रपान में तंबाकू वगैरह या जो गुटखा वगैरह है यही खाता रहा होगा। हम लोग को जानकारी नहीं थी, वो चुपके चुपके खाता था। अब नहीं खाता था या खाता था, ये भी थोड़ा सा हम बहुत कम सामने कभी नहीं सामने नहीं कभी खाता। और आए दिन विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं जी। और हमको लग रहा है कि जब मैं उसको लेकर टाटा मेमोरियल में गया था तो डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कस हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ओरल कैंसर ओनली, ये डिजीज जो है ओनली फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल,
श्रीलंका, बेसिकली म्यांमार, टोबैको कंज्यूमिंग एरिया। या ये ओनली जो तंबाकू का सेवन करते हैं वही होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यूरोप में कैंसर मिलते हैं, कैंसर के रोगी मिलते हैं, लेकिन ओरल कैंसर के नहीं, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के पेशेंट नहीं मिलते हैं। और इसीलिए समुचित इलाज भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे वहाँ अभी उतनी विकसित प्रणाली नहीं है और उतनी विकसित थेरेपी नहीं है जिससे कैंसर को समय से पहले जज किया जाए या जज करके उस पर समुचित इलाज किया जाए। सटीक इलाज। जी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। और मैं तो इसका धुर विरोधी हूँ कि कैंसर पैदा करने वाली जो काज हैं, जो कारण हैं, इनको तो पर्टिकुलरली बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। और खास करके गवर्नमेंट बंद करे न बंद करे, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिकता के आधार पर। जी जी। अपने परिवार को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए इसका धूम्रपान का बहिष्कार करना चाहिए। ये सभी युवाओं को भी करना चाहिए, सभी नागरिकों को करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार का, चाहे वो मद्यपान हो, धूम्रपान हो या फिर तंबाकू का सेवन हो, इसका निषेध करें। यह कैंसर का सबसे बड़ा कारक है और ये हर साल लाखों जिंदगियां निकल रहा है, लेकिन लोग संभल नहीं रहे हैं। भाई जी, अगले क्रम में मैं जानना चाहूँगा कि भाई साहब की मृत्यु के बाद, जहाँ तक मैं समझने की कोशिश किया, कि वहीं से आपके सामाजिक कार्यों की एक दिशा बदली और मुझे लगता है कि आपने सामाजिक स्तर पे उनके नामों के साथ आपने सामाजिक कार्य करना शुरू किया। तो क्या आगे भी इसको आप जारी रखना चाहेंगे? निसंदेह तहसीन जी, व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति की स्मृतियां रह जाती हैं और यह हमारी महती जिम्मेदारी भी है कि हम उसके नाम को आगे रखें, चैरिटी के माध्यम से, सामाजिक सरोकार के माध्यम से। और आपको यह भी बता दें कि उसकी 2 बेटियां हैं जो मेरे ही संरक्षण में हैं। उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं अच्छे रहन सहन की सारी व्यवस्था। हमारा कहीं उनको एहसास न हो कि मेरे पिताजी नहीं हैं। यह शायद आप कभी किसी से पूछ भी सकते हैं या स्वयं मिलके। नहीं, मुझे पता है कि कहीं कोई शिकायत नहीं है। हाँ, शिकायत न हो पाए जी। और मैं तो कभी मानता भी नहीं, चूंकि 2 बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैं अपने 4 बच्चों को ही मानता हूँ कि मेरे पास 4 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि आज भी हम लोग संयुक्त फैमिली में रहते हैं। मैं एकल परिवार का धुर विरोधी हूँ। आज भी हम संयुक्त परिवार की परिकल्पना को साकार करते हैं और आज भी मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। जी, आपका सबसे बड़ा दुखद फेज था एक, इसका सबसे बड़ा सबक क्या था आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे? यह बड़ा कठिन समय, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस भाई के साथ आप रह रहे हो और छोटा भाई हो, उसकी दर्दनाक और पीड़ा युक्त असाध्य रोग से अगर कहीं पीड़ित है जी, तो उसके दुखों की कल्पना स्वयं भी कर सकते हैं आप। तो सही बात है, क्योंकि मैं खुद भी स्तब्ध था इन चीज़ों से। और बाद के वर्षों में जब मैं उधर से गुजरता था और दुकान में वो बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, तो एक खालीपन था, क्योंकि जब भी मैं उधर से बेसिकली गुजरता था वो बैठे होते थे, तो ज़रूर 10 मिनट आधा घंटा हम लोग रुकते थे। और आज भी मैं गुजरता हूँ तो वो खालीपन आज भी मुझे दिखाई देता है
और शायद आपने ध्यान दिया होगा कि उसके बाद में उस दुकान पे आज तक रुका नहीं। वो खालीपन आज भी वो दिखाई देता सुन्नापन है। तो कचोटता ही है। यादें हर ईंट में बसी हुई हैं, यादों के सहारे हम लोग हैं, उसके नाम को स्मृतियों में जिंदा रखे हुए हैं। प्रयास करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जी जिससे व्यक्ति चला जाए लेकिन उसकी वो नाम जो है वह अमर हो जाए। जी। तो इसके लिए 2 साल उनके नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी चला, लेकिन इधर विगत वर्षों में 2 सालों से वो बंद है। तो क्या आगे जारी रखेंगे उसको? नहीं, वो अब टूर्नामेंट उसका एक मोड चेंज करेंगे? 3 साल तक टूर्नामेंट हुआ था। 3 साल तक टूर्नामेंट हुआ, नहीं सॉरी 4 साल तक। 4 साल तक टूर्नामेंट हुआ। और कुछ उत्साही युवा जो उसके संग मित्र थे, सहयोगी थे, वो हमसे आके मिलते थे, व्यवस्थाएं बनाते थे, व्यवस्थाएं को बना के टूर्नामेंट कराने का प्रयास करते, चूंकि वह एक अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी भी था। जी जी। तो उसकी स्मृति में टूर्नामेंट होता था। इधर चूंकि सब बच्चे शादी विवाह के बाद अपने रोजी रोजगार और अन्य चीज़ों में व्यस्त होने के कारण हमसे मिले नहीं, और चूंकि व्यवस्था हम कर नहीं पाते हैं, वो सारी व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में होती है। बाकी जो सहयोग होता है मैं ही सहयोग ही करता हूँ। जी जी जी। अब उन बच्चों के न मिलने के कारण ये समस्याएं थोड़ी होती हैं, इसलिए इधर 3 सालों से स्थगित, 2 सालों से स्थगित है। 23 तक को चला है। चलिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा फिर से एक बार कि यदि भविष्य में राजनीतिक बागडोर आपके हाथ में यदि आता है, तो अगले 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में क्या सबसे बड़ा बदलाव आप लाना चाहेंगे, जो कि अपने क्षेत्र के लिए जरूरी हो और विकास परक हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजनीति तीसरे नंबर पे है जी। प्रथम व्यवसाय है, दूसरी समाज सेवा है, और तीसरे नंबर पर राजनीति है। नहीं, यदि मान लीजिए मौका मिले तो, अगर की बात मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा अवसर आता है जी जिसमें राजनीतिक भागीदारी मेरी होती है, जी, तो उस समय मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, सुबह हमको लगता है कि 6-7 स्कूल की बसें आती हैं और यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ उच्च शिक्षा मिले जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जी, एक ऐसा माहौल बने जिससे बच्चों में कंपटीशन की भावना बढ़े, बच्चे अच्छे जगह पहुंचने का प्रयास करें, अच्छी चीजों को लेने का प्रयास करें। दूसरी चीज तो सुबह मैं देखता हूँ माता सम्य के स्थान पे जी, बहुत सारे हमारे गांव के या अगल बगल गांव के मजदूर किस्म के युवक गोरखपुर मजदूरी करने जाते हैं। मजबूरी है, उतना रोजगार और सृजन नहीं है। एक योजना मेरे दिमाग में चलती है जी कि कुछ इस तरह का व्यवस्था बनाया जाए जी, जिससे यहाँ सुलभ रोजगार मिल जाए इन लोगों को। हाँ और योजना पे मैं काम भी कर रहा हूँ। जी, संभवतः आने वाले समय में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जी, और काफी रोजगार मिलेगा, खास करके महिलाओं को रोजगार बहुत मिलेगा।
अगर उसमें मेरी भी भूमिका अगर संभव होगी तो मैं शहर साथ के लिए तैयार बहुत रहूंगा। बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आपके क्योंकि सहयोग के मैं बिना इन उसकी चीजों के अपेक्षा लिए- करना भी बेईमानी होगी। धार्मिक मुद्दों पर मैं चाहे पीछे रहूं, लेकिन सामाजिक सरोकार की जब बातें आती हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं एक अग्रणी भूमिका सबके साथ देखिए, निभाऊं। हर समाज में जो व्यक्ति अगर जिंदा है तो उसको जिंदा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, बिल्कुल और उसकी महती जिम्मेदारी होती है जी, कि वह अपने नागरिक होने का उच्च आदर्श प्रस्तुत करे। बिल्कुल संविधान बना है तो संविधान का पालन करने वाले हम लोग हैं। जी, संविधान लिखने से काम नहीं चलेगा, संविधान को आत्मसात करने से काम चलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति अपनी महती जिम्मेदारी समझे, अपनी अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, वो एक और अच्छा उसको पालन नागरिक बन जाए, उसके बाद कुछ भी बनता रहे, लेकिन जी, सबसे जी, पहले सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने वो। बिल्कुल। चलते चलाते आप हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलाते युवाओं के लिए तो सिर्फ एक ही संदेश है, कहीं भी रहे नंबर 1 रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे नंबर 1 रहे, नंबर 1। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, किसी भी क्षेत्र में जाइए नंबर 1 रहिए। बिल्कुल आपकी महत्वाकांक्षाएं उच्च होनी चाहिए, और आदर्श और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों को आत्मसात करते हुए वहां नंबर 1 बनने का प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में भाई राकेश जी उपस्थित रहे। मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से, जो इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, अपनी बातें हमसे साझा की हैं, जिनको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आज के समय में, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हर हफ्ते हम ऐसे ही नए ऊर्जावान लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, और उम्मीद करता हूं कि उनके जीवनी से, उनकी बातों से और उनके द्वारा कही गई बातों से आप ऊर्जा ग्रहण करेंगे और आप भी उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रणाम के साथ आप सभी गांव की गूंज के दर्शकों को पुनः प्रणाम।